जब हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं तो एक महाद्वीप है जो बिल्कुल बीचों बीच एक धुरी की तरह नजर आता है, अफ्रीका। लोग इसे अक्सर पठारों का महाद्वीप कह देते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी सतह से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, ये पृथ्वी पर अकेली ऐसी जगह है जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है, और जहां भूगोल ने कुछ ऐसे पैटर्न बनाए हैं जो किसी कविता से कम नहीं लगते। तो आइए, इस सफर में हम अफ्रीका के उन्हीं अनोखे भौगोलिक रहस्यों से परत दर परत पर्दा हटाएंगे, जो इसे दुनिया के बाकी तमाम हिस्सों से बिल्कुल जुदा, बिल्कुल खास बनाते हैं। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। भला नक्शों में जहाँ सिर्फ लकीरें और आंकड़े होते हैं, वहाँ कविता कैसे मिल सकती है? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब अफ्रीका के भूगोल की परतों में ही कहीं छिपा हुआ है। ये महाद्वीप महज जमीन का एक विशाल टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का वो कैनवास है जिस पर उसने अपनी कुछ सबसे हैरतअंगेज आकृतियां और सबसे अद्भुत संयोग बनाए हैं। यही सवाल आज हमारी इस खोज का गाइडिंग स्टार बनेगा और हमें दिखाएगा कि कैसे अफ्रीका की नदियां, इसके पहाड़ और इसकी खास भौगोलिक स्थिति सब मिलकर एक ऐसी असाधारण कहानी बुनते हैं जो किसी भी कविता से कम नहीं है। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम अफ्रीका की उस अनूठी स्थिति के बारे में बात करेंगे जो उसे दुनिया का एक तरह से ज्योग्राफिकल एंकर यानी भौगोलिक लंगर बनाती है। ग्लोब पर इसकी एकदम संतुलित और केंद्रीय स्थिति महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो इसके मौसम से लेकर इसकी जैव विविधता और इसके पूरे इतिहास को एक शक्ल देती है। इस खंड में हम देखेंगे कि अफ्रीका की एक ग्लोबल पोजीशन ही उसकी सबसे बड़ी पहचान कैसे बन जाती है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अपने आप में अफ्रीका की महानता बयां करता है। ये दुनिया का इकलौता, जी हाँ इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो पृथ्वी के चारों गोलार्धों में फैला हुआ है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ग्रह का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिससे अफ्रीका का कोई ताल्लुक न हो। प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा इसके पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरती है, और भूमध्य रेखा तो इसे बिल्कुल बीच से उत्तर और दक्षिण में तकसीम करती है। ये सिर्फ एक किताबी जानकारी नहीं है, ये इस महाद्वीप की विशालता और इसकी बेमिसाल विविधता का सबसे बड़ा सबूत है। इसी खासियत की वजह से अफ्रीका एक ऐसा कैनवस बन जाता है जिस पर हर तरह के मौसम और हर तरह के परिदृश्य देखने को मिलते हैं। अफ्रीका की ये खास स्थिति यहाँ और भी साफ हो जाती है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की सारे बड़ी और महत्वपूर्ण काल्पनिक लकीरों ने मिलने के लिए एक ही जगह चुनी हो, और वो जगह है अफ्रीका। उत्तर में कर्क रेखा इसके विशाल सहारा मरुस्थल को चीरती हुई निकलती है। ठीक बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, जो इसे घने और हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का तोहफा देती है। और फिर दक्षिण में मकर रेखा इसके शुष्क और खुले मैदानों को छूती है, और तो और पश्चिम से प्रधान मध्याह्न रेखा का भी गुजरना होता है। इन सभी वैश्विक रेखाओं का ये संगम, ये मीटिंग पॉइंट अफ्रीका को एक असाधारण भौगोलिक चौराहा बना देता है जो इसकी जलवायु की अद्भुत विविधता का असली कारण है। हर महाद्वीप की अपनी सरहदें होती हैं, लेकिन अफ्रीका की सरहदें तो जैसे दुनिया से उसकी बातचीत का जरिया है। ये विशाल जल निकायों से घिरी हुई हैं जो इसे बाकी महाद्वीपों से जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। उत्तर में भूमध्य सागर है जो इसे यूरोप से अलग करता है, और यहाँ जिब्राल्टर की संकरी जलसंधि एक दरवाजे की तरह खड़ी है। उत्तर पूर्व में देखिए, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया के साथ एक ऐसी रणनीतिक सीमा बनाते हैं जो पूरी दुनिया के व्यापार की लाइफलाइन है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर की विशाल लहरें हैं, तो वहीं पूर्व में हिंद महासागर का गर्म पानी इसके तटों को चूमता है। ये सिर्फ पानी के फैलाव नहीं है, ये वो रास्ते हैं जिन पर सदियों से व्यापार, संस्कृति और खुद इतिहास ने सफर किया है। तो बाहर से तो हमने अफ्रीका की स्थिति को समझ लिया। अब वक्त है इसके दिल में झांकने का, इसकी जमीन के अंदर छिपे राज जानने का। हमारा दूसरा खंड, रीढ़ और शिखर, हमें इस महाद्वीप के भूवैज्ञानिक दिग्गजों से मिलवाएगा। हम महान भ्रंश घाटी की खोज करेंगे जो किसी विशाल रीढ़ के हड्डी की तरह पूरे महाद्वीप में फैली है, और हम इसके उन महान पर्वतों के बारे में भी जानेंगे जो जमीन के अंदर की जबरदस्त ताकतों से पैदा हुए हैं। ये अफ्रीका के उस शक्तिशाली हृदय की कहानी है जिसने इसके लैंडस्केप को वो नाटकीय रूप दिया है जिसे आज हम देखते हैं। चलिए महान भ्रंश घाटी की एक यात्रा पर चलते हैं। ये कोई आम घाटी नहीं है, ये जमीन पर एक ऐसी दरार है जो हजारों किलोमीटर लंबी है।
ये असल में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से दूर खिसकने से बनी हैं और ये इस बात का संकेत है कि ये महाद्वीप आज भी भूवैज्ञानिक रूप से कितना जिंदा है और धीरे धीरे टूट रहा है। इस सफर एशिया के जॉर्डन से शुरू होता है, लाल सागर से होता हुआ पूरे पूर्वी अफ्रीका को पार करता है और दक्षिण में जाम्बेजी नदी के पास जाकर खत्म होता है। इस दरार में पानी भरने से कई लंबी, पतली और गहरी झीलें बन गई हैं, जैसे कि तांगानिका, जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। लेकिन मजे की बात यह है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया इस भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, वो पास की प्लेटों के बीच में बनी है। अफ्रीका के पहाड़ भी बड़े दिलचस्प हैं, हर एक की अपनी अलग कहानी है। उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वतमाला है, ये बिल्कुल किसी नौजवान की तरह है, जिसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये तब बने जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं और जमीन किसी कालीन की तरह मुड़ गई। फिर तंजानिया में आते हैं किलिमंजारो पर। यह है महाद्वीप का राजा, 5,895 मीटर ऊंचा एक शांत ज्वालामुखी जो धरती के भीतर से निकले लावा से बना है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। और फिर दक्षिण पूर्व में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये वलित पर्वत नहीं बल्कि एक एस्कार्पमेंट है, यानी एक ऊंचे पठार का खड़ा किनारा जो एक विशालकाय सीढ़ी की तरह तटीय मैदानों तक उतरता है। ये तीनों अफ्रीका की अलग अलग भूवैज्ञानिक ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं। अब तक जो हमने देखा और सुना वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो अफ्रीका को सच में रहस्यमयी और काव्यात्मक बनाता है। हमारा ये तीसरा खंड एक ऐसी भौगोलिक सिमिट्री यानी समरूपता से पर्दा उठाएगा जो कुदरत का एक चमत्कार लगती है। हम देखेंगे कि कैसे अफ्रीका की दो बड़ी नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि वे अक्षांश रेखाओं के साथ एक ऐसा सटीक रिश्ता रखती हैं जो किसी इत्तेफाक से कहीं ज्यादा मालूम होता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भौगोलिक पहेली देखने के लिए जो आपको हैरान कर देगी। ये सवाल कल्पना को पंख देता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक नदी, पानी की एक बहती हुई धारा, भूगोल की लकीरों के साथ एक तयशुदा ताल में नाच सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह सवाल सिर्फ अलंकारिक नहीं है, इसका हकीकत से वास्ता है, और वो हकीकत अफ्रीका के नक्शे में छिपी है। ये सवाल हमें उस असाधारण भौगोलिक घटना के लिए तैयार कर रहा है जो हम देखने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जो महाद्वीप के पैमाने पर खुद को दोहराता है। तो चलिए अब उस रात से पर्दा उठाते हैं। और ये रहे वो दो शानदार डांसर और उनके डांसिंग पार्टनर्स। देखिए, ये है वो अद्भुत समरूपता। उत्तर में है कॉन्गो नदी जिसका डांसिंग पार्टनर है भूमध्य रेखा, और हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा के साथ थिरकती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कुदरत की लिखी एक खूबसूरत सिम्फनी है। ऐसा लगता है मानो महाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से एक दूसरे की परछाई हों, एक दूसरे की नकल कर रहे हों। ये एक बहुत बड़े पैमाने की भौगोलिक कोरियोग्राफी है, और यही वो बात है जो अफ्रीका को वाकई में बेमिसाल बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी डांसर यानी कॉन्गो नदी की। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये अफ्रीका के दिल की धड़कन है। पानी के बहाव के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी। अपने सफर में कॉन्गो नदी घने जंगलों से निकलकर एक शानदार और विशाल मोड़ लेती है। ये पहले उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को पार कर जाती है। फिर ये पश्चिम की ओर घूमती है और आखिर में दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में समा जाती है। लेकिन इस दक्षिणी मोड़ पर जैसे अपना कोई वादा निभाने के लिए वापस लौटती हो, ये उसी भूमध्य रेखा को एक बार फिर से काटती है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। इस भव्य पैमाने के नृत्य की कल्पना कीजिए। और अब देखिए असली जादू। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में लिम्पोपो नदी ठीक वही कहानी, ठीक वही डांस दोहराती है, मानो वो कॉन्गो की ही परछाई हो। कॉन्गो की तरह लिम्पोपो भी एक लंबा घुमावदार रास्ता तय करती है। ये पहले उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मकर रेखा को एक बार पार करती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ते हैं और अंत में दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हुए उसी मकर रेखा को दोबारा सलाम करती है। ये बिल्कुल कॉन्गो के नृत्य का दक्षिणी प्रतिबिंब है। एक और विशाल नदी, एक और प्रमुख अक्षांश रेखा, और 2 बार पार करने का वही सटीक, वही खूबसूरत पैटर्न। ये कमाल की सिमेट्री अफ्रीका के भूगोल में छिपी एक व्यवस्था और एक खूबसूरती को उजागर करती है। तो इस पूरे अद्भुत किस्से का सार क्या है? वो इस एक संख्या में छिपा है। 2 महान नदियां, 2 प्रमुख अक्षांश रेखाएं
और 2 बार का मिलन। ये वो अविश्वसनीय समरूपता है जो अफ्रीका के भूगोल के चादर पर बुनी हुई है। एक ऐसा पैटर्न जो इस महाद्वीप को सबसे अलग, सबसे यादगार बनाता है। बस यही एक संख्या अफ्रीका के भूगोल की पूरी कविता कह देती है। नदियों की इस खूबसूरत और काव्यात्मक कहानी के बाद चलिए अब अफ्रीका के खुले मैदानों और तपते रेगिस्तानों की तरफ चलते हैं। ये वो इलाके हैं जहां हवा और धूप ही सब कुछ तय करते हैं। हमारा चौथा खंड, धूप और रेत की भूमि, हमें अफ्रीका के विशाल रेगिस्तानों, इसके दुनिया भर में मशहूर घास के मैदानों और उन खास हवाओं की खोज पर ले जाएगा जो यहाँ के मौसम और जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। ये हमें दिखाएगा कि अफ्रीका सिर्फ नदियों और पहाड़ों का महाद्वीप नहीं, बल्कि ये चरम सीमाओं की भी धरती है। अफ्रीका के रेगिस्तान भी कम शानदार नहीं हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। एक तरफ है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जिसकी शान ही अलग है, जो पूरे उत्तरी अफ्रीका पर एक छत्र राज करता है। फिर दक्षिण में है कालाहारी, जो पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक सूखी अर्धशुष्क सवाना है। और शायद सबसे अनोखा है नामिब, जो दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। ये समंदर के किनारे बसा है, नामीबिया के पश्चिमी तट पर, जहां अटलांटिक की ठंडी हवाओं से बना कोहरा इसके विशाल रेत की टीलों से मिलता है। क्या नज़ारा होता होगा। और जहां रेगिस्तान खत्म होते हैं, वहां शुरू होते हैं अफ्रीका के वो मशहूर घास के मैदान जिनकी तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह के हैं, सवाना और वेल्ड। सवाना वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिनकी कल्पना हम सब करते हैं, मध्य और पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए, जहां लंबी लंबी एलिफेंट ग्रास, बिखरे हुए पेड़ और दुनिया के सबसे शानदार वन्यजीव पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ है वेल्ड। ये दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे पठारों पर फैले ठंडे समशीतोष्ण मैदान हैं। यहाँ घास छोटी होती है और ये इलाका खेती और पशुपालन के लिए बहुत अहमियत रखता है। अफ्रीका की कहानी में यहाँ की हवाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। इनमें से एक सबसे मशहूर हवा है हरमट्टन। ये सहारा रेगिस्तान से गिनी की खाड़ी की तरफ बहने वाली एक सूखी और धूल भरी हवा है। हालांकि ये अपने साथ धूल लेकर आती है, लेकिन ये तटीय इलाकों में चिपचिपी उमस से बहुत जरूरी राहत भी दिलाती है। इसीलिए वहाँ के लोग इसे प्यार से डॉक्टर विंड कहते हैं। और भी हवाएं हैं, जैसे मिस्र में चलने वाली गर्म और रेतीली हवा खमसिन, या फिर सिरोको, जो सहारा से लाल रेत उठाकर भूमध्य सागर के पार इटली तक ले जाती है, जहां इसकी वजह से कभी-कभी खून की बारिश भी होती है। तो हमने अब तक अफ्रीका की जमीन, पहाड़, नदियां और हवा, यानी इसके भौतिक भूगोल को समझा। पर इस जमीन पर बसता कौन है और इसके नीचे आखिर क्या खजाना छिपा है? हमारे 5वें खंड, जीवन का खजाना में हम इसी बात पर ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि कैसे अफ्रीका की धरती न सिर्फ पहाड़ों और नदियों से, बल्कि सोने और हीरे जैसे बेशकीमती संसाधनों से भी मालामाल है। और साथ ही हम इस महाद्वीप के कुछ मूल निवासियों से मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ के मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए असाधारण तरीके ईजाद किए हैं। अफ्रीका की जमीन के नीचे वाकई एक खजाना छिपा हुआ है। जरा सोचिए, दक्षिण अफ्रीका का जोहानिसबर्ग शहर सोने के विशाल खानों पर बसा है, इसीलिए उसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। वहीं किम्बोले शहर की पहचान दुनिया की डायमंड कैपिटल के तौर पर है। कॉन्गो का कटंगा पठार तांबे और यूरेनियम जैसे जरूरी खनिजों के लिए मशहूर है। और सिर्फ खनिज ही क्यों, ज़ंजीबार और पेम्बा के द्वीपों को देखिए, दुनिया की लगभग 90% लौंग वहीं से आती है, इसीलिए उन्हें स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता है। और मिस्र में नील नदी की घाटी में उगने वाली कपास की क्वालिटी की तो दुनिया दीवानी है। ये सब दिखाता है कि अफ्रीका की धरती कितनी दौलतमंद है। इस मुश्किल भूगोल ने ही इंसान को और भी मजबूत और अनोखा बनाया है। अफ्रीका की चरम वातावरण ने कुछ सबसे लचीली संस्कृतियों को जन्म दिया है। कालाहारी रेगिस्तान के बुशमैन को देखिए, जो अपने पर्यावरण का गहरा ज्ञान रखते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि वो दीमकों को भी चावल की तरह अपने भोजन का हिस्सा बना लेते हैं, जो उनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। या फिर कांगो के घने जंगलों में रहने वाले पिग्मी लोग, जिनका छोटा कद ही जंगल के अंदरूनी हिस्सों में घूमने फिरने में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पूर्वी अफ्रीका के सवाना में रहने वाले मसाई हों या विशाल सहारा के खानाबदोश तौरिग, हर समुदाय ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख लिया है। तो इस लंबी और दिलचस्प यात्रा के बाद अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हर कहानी की तरह अफ्रीका की कहानी में भी चुनौतियां हैं और ये खंड उन्हीं पर एक नजर डालेगा।
लेकिन यहाँ हर अंत एक नई शुरुआत भी है। स्थायी क्षितिज नाम का ये खंड महाद्वीप के सामने मौजूद आज की चुनौतियों को इसकी लंबी और लगातार चलती कहानी का बस एक नया अध्याय मानता है। तो चलिए इस महाद्वीप के सामने मौजूद आज के क्षितिज पर एक नजर डालते हैं, जहाँ चुनौतियां भी हैं और उम्मीदें भी। अपनी बेशुमार प्राकृतिक दौलत के बावजूद आज अफ्रीका दो बहुत बड़ी पर्यावरणीय लड़ाइयां लड़ रहा है। इनमें से एक प्रमुख लड़ाई है मरुस्थलीकरण से, यानी रेगिस्तान के फैलाव से। सहारा रेगिस्तान का साया लगातार दक्षिण की ओर फैलता जा रहा है और साहेल क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को धीरे धीरे निगल रहा है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। इसके साथ ही पानी का संकट एक और बहुत गंभीर मुद्दा है। अनिश्चित बारिश और बढ़ती आबादी की वजह से कई देशों में साफ पीने का पानी एक बहुत बड़ी नेमत बन गया है। ये वो जटिल चुनौतियां हैं जो इस महाद्वीप के आने वाले कल का रास्ता तय करेंगी। तो हम इस सफ़र का अंत एक सवाल के साथ करते हैं। कहा जाता है कि हम सबकी कहानी, पूरी इंसानियत की कहानी अफ्रीका से ही शुरू हुई थी। ये महाद्वीपों का पालना है। इसके भूगोल ने दुनिया को शक्ल दी, इसके लोगों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में जीने का जज्बा दिखाया। तो आज अपनी सभी चुनौतियों और अपनी अपार क्षमताओं के साथ सवाल ये उठता है कि ये पालना आने वाले कल में दुनिया को कौन सी नई कहानी सुनाएगा, इसका भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है, और ये जवाब अफ्रीका के उसी विशाल और स्थायी क्षितिज से उभरेगा।